वेलकम स्टूडेंट्स एंड द व्यूअर्स। सभी विद्यार्थियों का व दर्शकों का स्वागत है। आज मैं कुछ इस तरह की चीज़ें बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ प्राथमिक या प्राइमरी लेवल पर गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भाषा को ख़ास तौर से अपनी मातृभाषा से अलग दूसरी भाषा जिस तरह इंग्लिश को सीखने में दिक्कत होती है और वो गलत आदतें उनको सिखाने के बजाय आगे रुकावट का काम करती हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि अब बहुत छोटे बच्चे क्लासेस में जाने लगे हैं। कक्षा 1 में मैं फर्स्ट ईयर ऑफ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। जब किसी का फर्स्ट ईयर है इंग्लिश सीखने के लिए, यानी फर्स्ट क्लास, नर्सरी केजी काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें आप देखिए कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि हमारा शरीर का जो सबसे भारी हिस्सा है वो सबसे पहले नियंत्रण में आता है और जो उससे बाद वो कम भारी है वो उसके बाद। इस तरीके से करते क्रम से जो सबसे हल्का है या छोटा अंग है वो सबसे देर में नियंत्रण में आता है। इसीलिए आप देखते हो कि बच्चा जब पहले बैठना सीखता है तो उसके इधर गद्दा वगैरह लगा देते हैं और वो तकिया लगा देंगे, तो क्योंकि उस समय उसका सिर भारी है। और जब वो कहते हैं, उससे पूछते हैं कितना बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा हो गया कहेंगे तो उसका पूरा हाथ जो है यहाँ तक ही आता है, यानी अनुपात में उसका सिर बड़ा भी है और भारी भी है और नियंत्रण में भी नहीं है। इसलिए जब वो ऐसे होता है तो उसी तरफ जो लुढ़क जाता है, ऐसे होगा तो पीछे को लुढ़क जाएगा, तो इसलिए गद्दा तकिया लगा के रखना पड़ता है। किंतु उसका धड़ नियंत्रण में आ गया ये हिस्सा, क्योंकि ये भारी है, ये पहले नियंत्रण में आया। फिर सिर आता है, फिर पैर आते हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से जब हम क्रम से चलते हैं तो आप सोचिए कि उसकी उंगली और उसकी जीभ कितने समय में नियंत्रण में आएगी। वो सबसे विलंब से आएगी, सबसे देर से आएगी। और इस वीडियो को मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो ए ग्रेड के स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं अच्छे ए ग्रेड के, वहाँ तो ये समस्या है ही नहीं, क्योंकि वहाँ व्यवहार में ही आ जाता है सब कुछ। वहाँ एक वातावरण मिलता है ऐसा, एक एटमॉस्फेयर मिलता है ऐसा, जो बच्चे को खूब सुनने को मिलता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में वो रिएक्ट करता है और उसको आ जाता है। पर जब एक बाइलिंगुअल टीचर हो और मातृभाषा अलग हो और हमको वो भाषा एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ानी होती है, तो पहली क्लास में जितनी भी फर्स्ट क्लास का सिलेबस है बीएड के सिलेबस में छपा होता है, क्या कुछ दिया होता है सामग्री, तो उसमें उन्होंने वर्ण सब कर लिए होते हैं। तो अब कल्पना कीजिए जब बच्चे की जीभ नियंत्रण में नहीं आई तो वो सारे स्वरों की ध्वनियाँ और व्यंजनों की ध्वनियाँ कैसे निकालेगा। कभी कभी उसकी जीभ इतनी नियंत्रण में नहीं होती कि वो सभी स्वरों की पहचान कर सके और सभी व्यंजनों को और स्वरों को ठीक तरीके से अपने जीभ से उच्चारण कर सके। अब ऐसी स्थिति में वो जैसा भी उच्चारण करता है उसी को ठीक मान लिया जाता है, जो उसके ठीक निकट का ही होता है वो नहीं होता, और अगली कक्षा में उसको भेज दिया जाता है। और जब वो अगली कक्षा में आता है, अब उसके पाठ्यक्रम में वो स्वरों का निकालना आ ई या ए बी सी डी नहीं है। अब तो वाक्य आ गए, शब्द आ गए, और जबकि उसको उस पर अधिकार नहीं है, तो कैसे हो। अब यहाँ एक तो क्या है कि कुछ जो निर्देश भी दिए होते हैं वो उनको हम सख्ताई से उनका पालन नहीं करते, इसलिए
जो है हमें इच्छित परिणाम, अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। अब जैसे कि मैं पहले कोर्स की ही बात करूं, फर्स्ट ईयर ऑफ इंग्लिश बुक 1 क्लास 6 जो पहले चलती थी यहाँ पर, तो उसके पहले सब ए बैट, ए रैट, एन एप्पल ये बता रहे हैं और बच्चों को करवा रहे हैं ए फॉर एप्पल। तो अब आप देखिए वो वहाँ पर लिखा होता है, एक तो ए छोटा बना होता है, एक ए बड़ा बना होता है, और फिर आगे लिखा होता है, एन लिखा होता है छोटे से बॉक्स पे, फिर एप्पल लिखा होता है। अब जो है वहाँ क्योंकि इससे अवगत कराना है बच्चों को, तो ये जो एप्पल है इस पर ध्यान दिया जाता है, इस एन पर ध्यान नहीं दिया जाता। और बच्चे किताब में लिखता है एप्पल ऐसे, एप्पल, और फिर लिखता है उसका आगे मीनिंग के सेब। अब हम पूछते हैं एप्पल माने क्या, बच्चा बोलता है सेब। ठीक, हमने जैसा उसे सिखाया उसको वैसा ही आ गया। अब यहां पर बात यह है कि इंग्लिश में कभी भी एप्पल बिना एन के नहीं होता है, इसीलिए वहां पर एन दिया होता है। तो अगर हमें कॉपी में, पहली बात तो यह है कि वो लिखाने की बात नहीं है, पहले वो अभ्यास होना चाहिए जीभ से। फिर लिखने की भी बात अगर है तो लिखा जाना चाहिए एन एप्पल। एन एप्पल का मतलब फिर वो लिखे सेब, तो ठीक है। एन एप्पल का मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक सेब लिखना है उसको। यहां देखिए हिंदी में जब हम कहते हैं कि यह किताब है, यह किताब है, ये वाक्य हिंदी में बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये सही है। पर इंग्लिश में हम ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज बुक। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये गलत है। इंग्लिश में ये इंग्लिश का अलग फीचर है, यहाँ पर तो बुक के साथ में जब एक वचन का कोई ऐसी जातिवाचक संज्ञा होगी तो वो उसके आगे तो ए आएगा। तो इसलिए उसको हमेशा दिस इज ए बुक एक इकाई के रूप में सीखना और सुनने की हैबिट पड़नी चाहिए। तो हम ये इस तरीके से जो मीनिंग लिखाते हैं बच्चों को शुरू में, वो बिना ए एन के नहीं लिखे जाने चाहिए। यदि हम लिखते हैं बैट, तो यहाँ पर वो ये बैट माने बल्ला, ठीक है, पर वहाँ लिखा होना चाहिए ए बैट। और बच्चे को आदत भी डालनी चाहिए कि उसके मुंह से निकले ए बैट। तो यदि ऐसा होगा तो वो फिर ये नहीं बोलेगा कि बैट माने बल्ला, वो बोलेगा अ बैट या ए बैट मीन्स बल्ला। तो हिंदी में क्योंकि बल्ला बिना एक के भी ठीक है, इंग्लिश में बिना ए के बैट नहीं ठीक है। तो यहां बैट, तो ये एक बात यहां पर आई। अब जब हम इस चीज को देखते हैं, अगर हम इसको सही कर लें शुरू से ही, तो जब हम आर्टिकल्स ए एंड द पढ़ेंगे या करेंगे तो उनको अलग से समझने की जरूरत ही नहीं है, वो तो स्वतः आ जाएंगे। फिर दूसरी चीज, अब छोटे छोटे सेंटेंसेस उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल करके बताया जाता है। तो वहां पर बना होगा एक बल्ला और लिखा होगा कि ए बैट, और फिर बने होंगे खूब सारे बल्ले, 2-3 बल्ले, या
अब प्रश्नों का सवाल उठता है तो होता है व्हाट्स दिस, तो आंसर है इट्स ए बैट, क्योंकि इससे पहले टीचर ने पहले बता दिया कि देखो ये बल्ला है, दिस इज ए बैट, ये बल्ला है। व्हाट्स दिस, अब आंसर होना चाहिए इट्स ए बैट, दिस इज ए बैट नहीं। यहां पर व्हाट आर दीज, तो आंसर क्या होना चाहिए दे आर बैट्स, दीज आर बैट्स नहीं। जबकि मैं देखता हूं कि बच्चे खूब कॉपी में लिखते हैं कि व्हाट आर दीज, आंसर में दीज आर पेंसिल्स, दीज आर पेन्स। व्हाट्स दिस, तो वहां लिखा होता है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब उसका आंसर में लिखा होगा दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, और दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज ए बैट। जबकि यहां पर वो दिस इज ए बैट कहने की जरूरत नहीं है। दिस को तो हम केवल जब इंट्रोड्यूस करते हैं तब यूज करते हैं। जब मैं किसको पहली बार कोई चीज को बताऊंगा, मैं कहूंगा दिस इज ए स्केच पेन। अब दूसरी बार जब जिक्र आएगा तो मैं कहूंगा आई बॉट इट फ्रॉम मार्केट। अब मैं ये नहीं कहूंगा, और फिर ऐसे भी कह सकता हूं दिस इज ए स्केच पेन, इट इज माइन। जब मैं दूसरी बार इसका जिक्र कर रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, तब इसके लिए इट का यूज होगा। जब हमें कोई चीज पहले से इंट्रोड्यूस हो चुकी है, उसका हम जब जिक्र करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, निश्चित रूप से जब बच्चे से टीचर से वो बच्चे से पूछ रहा है टीचर कि व्हाट्स दिस, तो उसको पहले बता चुका है और वो तस्वीर देख रहा है, जानता है कि ये बैट है, तो तब उसको वो बच्चा उस वाली चीज को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए उसको दिस इज ए बैट कहने की हैबिट नहीं डालनी चाहिए। तो जब वो हैबिट डालना गलत है तो कॉपी में ऐसा क्यों लिखवाना चाहिए? तो ऐसा निर्देश जो है वो कहीं पर नहीं है। निर्देश जिस तरीके से दिए होते हैं वो एकदम अलग है। अब ये दिस, दैट, दीज, दोज, इसी तरीके से जब हम ही, शी, मी, माई इन यूनिट्स को भी पढ़ाते हैं, वो भी इसी तरीके की बात है। वहाँ पर भी इसी तरीके की पेचीदगियाँ हैं। उनको यदि आप जो है वैसे अर्थ बता के करोगे तो दिक्कत होगी, और अगर आप उसको नेचुरली तरीके से जैसे निर्देश दिए हैं वैसे बताओगे तो कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरा, अब मान लो एक छोटा सा लेसन आया जिसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, 10-15 सेंटेंसेस हैं, उनके अंदर फिर क्वेश्चंस हैं। तो मान लो कोई राम और गोपाल की कहानी है। अब गोपाल ने कुछ भी राम को कहा, राम कौन है, गोपाल कौन है, ये कहानी में बता दिया गया। अब हमने बच्चों को कहानी पढ़ा दी, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो जो सब्जेक्ट लेसन है उस लेसन के अंदर यदि हम देखें तो कौन से प्रकार का टेंस यूज हुआ है लेसन्स में, किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सेंटेंसेस कितने प्रकार के बने हुए हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस प्रकार के सेंटेंसेस बच्चों को आने चाहिए। वो कहानी तो केवल माध्यम है उस प्रकार के सेंटेंसेस को सीखने का। अब हम क्या करते हैं कि हमारे लिए वो सेंटेंसेस तो गौण हो जाते हैं, और जो उसकी विषय वस्तु है, जो सामग्री है पाठ्य पुस्तक में, उस पाठ में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। किसने क्या कहा, उसने क्या करा, उसको फिर क्या हुआ, ये सब चीज़ें तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। इन सब चीज़ों को कहा कैसे गया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बच्चों को तो वो सीखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा what did Ram do। मान लो राम ने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन है।
तो अब कहानी हम पढ़ा चुके हैं, राम से परिचित हैं बच्चे, तो हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि राम ने क्या किया। अब यहाँ पर उत्तर ये नहीं होगा कि राम ने क्या किया, तो यहाँ आंसर जो है वो आपका ही से शुरू होगा। ही, फिर जो कुछ उसने किया होगा सेंटेंस में पास्ट टेंस में आएगा। अगर हम यहां पर राम कहते हैं तो हम बच्चे को ही का प्रयोग सीखने से रोक रहे हैं, उसको ही का प्रयोग सीखने से उसको वंचित कर रहे हैं। और अगर मान लो राम ने गोपाल से कुछ कहा तो फिर यहां गोपाल के लिए जो है भी हम वहां पर हिम लगाएंगे। हमारा मकसद पाठ में, उस पाठ का मकसद है कि हम कम से कम इन इकाइयों को सिखा सकें बच्चों को। और यहां पर अगर हमने राम लिख दिया और जहां गोपाल लिखना चाहिए था, जहां हम गोपाल लिख रहे हैं वहां पर हमने हिम लिख दिया, तो बच्चों को ही और हिम का प्रयोग प्राकृतिक रूप से आएगा। और जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मान लो ओरल भी हम बच्चों से क्लास पे ओरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो जब हम उससे पूछते हैं कि व्हाट डिड रवि डू या व्हाट डिड रवि से टू गोपाल, तो हम उत्तर में सुनेंगे फिर कि ही सेड टू हिम दैट। राम सेड टू गोपाल कहेंगे तो हमने ही और हिम का प्रयोग उनको सीखना चाहिए, उन्हें आ जाना चाहिए। इस वाले अवसर से हमने उसको वंचित कर दिया। और तो इस प्रकार की जो टीचिंग होती है उसको हम कहते हैं कि वो कंटेंट बेस्ड हो गई, ना कि लैंग्वेज बेस्ड। तो जो टीचिंग है वो कंटेंट बेस्ड, जब हमें लैंग्वेज पढ़ाना हमारा उद्देश्य है तो वो कंटेंट बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लैंग्वेज बेस्ड। मतलब है कि हमें लैंग्वेज पर जोर देना है कि उस विषय वस्तु को उस पाठ में किस प्रकार, कौन से प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हुए कही गई है। वो वाक्य बच्चों को हम सिखा पाए हैं या नहीं सिखा पाए हैं, जिस भी टेंस में वो सेंटेंसेस हैं। क्योंकि जनरली जो फर्स्ट क्लास की बुक्स हैं, जो फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं, उनमें सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस से शुरू होता है। पहले तो इज, आर, एम, वॉज, वर, इनके साथ सेंटेंस होते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ होता है, फिर पास्ट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल बहुत लेट स्टेज में आता है। क्रम है, एक सही क्रम है सीखने का। यदि हम उस सही क्रम से नहीं चलेंगे तो हमें दिक्कत होगी सीखने में भी, और जो सिखा रहे हैं उनको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो और इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ वातावरण भी ऐसा बन गया है कि जो अभिभावक है उनका सहयोग नहीं मिलता है। बच्चा घर से स्कूल जाता है तो अभिभावक पूछते हैं, बता इसका मतलब क्या है, एप्पल मतलब क्या होता है। अब बच्चे ने अगर बता दिया सेब, ठीक है, नहीं बताया तो नहीं ठीक है, इसका मतलब हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को अपना रहे हैं, जिसको हमने रिटायर्ड कर दिया। तो जब शुरू में ही हम गलत दिशा पकड़ लेते हैं माइंड से, हम उन चीज़ों को, जो चीज़ें हमें बड़े सहज और सरल तरीके से अच्छे परिणाम दे सकती है, वो नहीं मिलते हैं। तो इस विषय पे मैं आगे दूसरी और भी वीडियोस बनाऊंगा। अभी आज के लिए इतना। और यदि आपको ये तरीका मेरा समझ में आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।